हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुमन मलिक और आज का हमारा टॉपिक है रेप, जो सेक्शन 375 और 376 में दिया गया है। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 16 में फॉल करता है। चैप्टर 16 जो है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, इसमें वो ऑफेंसेस बताए गए हैं जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 375 को। ये जो है ये डेफिनेशन पार्ट है, जो ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से एक्ट जो है रेप कहे जाते हैं और उन एक्ट की जो पनिशमेंट है 376 में दी गई है। सो इट्स अ पनिशमेंट पार्ट। ओके, अब देखिए, जब भी कोई रेप का एक्ट होता है या फिर ऑफेंस होता है तो उसमें हम हमेशा पेपर्स में ना 376 लिखते हैं, क्योंकि हमेशा पनिशमेंट वाला पार्ट ही लिखा जाता है, ना कि डेफिनेशन वाला पार्ट, राइट। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बनाई है। दिस इज द रेविशमेंट ऑफ ए वुमेन विदाउट हर कंसेंट और बाय फोर्स, फियर एंड फ्रॉड, राइट। इट्स वेरी अंडरस्टूड थिंग। तो इस सेक्शन को 375 को ना बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक पार्ट में फर्स्ट में ये बताया गया कि कौन कौन से जो एक्ट होते हैं अगर वो किसी आदमी के द्वारा किए जाते हैं किसी महिला पर, तो उन्हें हम रेप कहते हैं, राइट। तो ये वो सारे एक्ट हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। वर्ड अ मैन इज मैंशनड विच मीन्स ओनली मैन कैन बी चार्ज फॉर रेप बट नॉट ए वुमेन। अब देखिए, इस सेक्शन 375 में जो है अ मैन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब ये होता है कि रेप के जो चार्जेस है सिर्फ आदमी पे लगाए जा सकते हैं, ना कि किसी महिला के ऊपर। और आदमी ऑफ एनी एज, वो पर्सन जो है किसी भी एज का हो सकता है। बिकॉज अ मैन कैन नॉट बी रेप्ड, क्योंकि ऐसा समझा जाता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि एक आदमी का कभी रेप नहीं हो सकता है। सिर्फ जो रेप है वो महिला का हो सकता है, किसी आदमी द्वारा किसी महिला का रेप किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है, इफ़ ए वुमेन हेल्प्ड हिम टू रेप देन शी विल बी चार्ज्ड फॉर अबेटमेंट ऑफ रेप। और अगर कोई महिला उस आदमी की मदद करती है रेप करने में, तो उस महिला पर जो है अबेटमेंट ऑफ रेप का चार्ज लगा जाएगा, ना कि रेप का, राइट। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, दिस इज 2013 अमेंडमेंट एक्ट। लास्ट टाइम 2013 में ये अमेंडमेंट हुआ था इस सेक्शन के अंदर, जिसने जो रेप के जो डेफिनेशन है उसे ज़्यादा एलोब्रेट कर दिया था, उसे ज़्यादा बढ़ा दिया था, और जो इसकी पनिशमेंट है उसे भी ज़्यादा ग्रेव पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ए पार्ट ऑफ सेक्शन 375। When a man penetrates his private part into the women body, whether it is vagina, mouth, urethra और anus, जब कोई आदमी जो है अपना प्राइवेट पार्ट जो है पेनिट्रेट करता है विमेन की बॉडी में, दैट इज वजाइना, माउथ, यूथेरा और एनस, टू एनी एक्सटेंड वेदर पेनिट्रेशन स्लाइट और मेजर, जब वो इंसर्ट करता है, चाहे वो स्लाइट इंसर्ट हुआ हो या मेजर इंसर्ट हुआ हो, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, तो उस एक्ट को जो है रेप कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, ही हिमसेल्फ डू और एनी अदर पर्सन डू दैट एक्ट। अब चाहे वो आदमी खुद इस एक्ट को करता है या किसी और आदमी को ऐसा करने को कहता है या उसकी हेल्प करता है, विल बी कंसिडर्ड एज रेप, तो उसे रेप की कैटेगरी में डाला जाता है। नेक्स्ट है बी पार्ट, देखिए, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ प्राइवेट पार्ट की जगह ऑब्जेक्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि अगर वो आदमी कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़, सामान, अगर वो भी उसका इस्तेमाल करता है पेनिट्रेट करने के लिए, और एनी पार्ट ऑफ बॉडी इनटू द वजाइना, या फिर अपनी बॉडी का कोई और पार्ट अगर वो इंसर्ट करता है वजाइना, यूथेरा और एनस ऑफ ए वुमेन, और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, कंसीडर एज रेप। चाहे वो अपने साथ करता है इस चीज़ को या फिर किसी और पर्सन के साथ करने पर उसे मजबूर करता है या कोई और पर्सन उसके साथ करता है, तो उसे वो रेप कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज सी, मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमेन ड्यू टू विच कॉज पेनिट्रेशन। अब वो महिला के किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है या सिड्यूस करता है, उसे फोर्स करता है, ड्यू टू विच कॉज पेनिट्रेशन, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन होता है इनटू द वुमेन प्राइवेट पार्ट, महिला के प्राइवेट पार्ट में, यूथेरा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ दैट वुमेन, डू सच एक्ट विद हिम और एनी अदर पर्सन, तो इसे भी रेप की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट है, देखिए डी पार्ट, इफ़ अ मैन अप्लाइज हिज माउथ, अगर कोई आदमी इफ़ ही अप्लाइज हिज माउथ टू द वुमेन्स प्राइवेट पार्ट, वजाइना, एनस, यूथेरा, ऑल्सो कंसिडर एज रेप, तो अगर वो अपना माउथ अप्लाई करता है वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स पे, एंड दीज आर एनस, यूथेरा, इस एक्ट को भी रेप कहा जाता है। इफ़ ही फोर्स हर टू डू सो विद हिम, और अगर
वो ऐसा करने के लिए महिला को मजबूर करता है, अपने साथ करे या किसी और पर्सन के साथ करने पर उसे मजबूर करता है, तो उसे भी जो है रेप की कैटेगरी में डाला गया है, राइट। तो ये जो थे ये सारे एक्ट मैंने बताए थे कि अगर ये एक्ट किसी आदमी के द्वारा किसी महिला पर होते हैं तो वो रेप कहे जाते हैं। अब इन एक्ट के साथ देखिए 7 कंडीशन बताई गई है। अगर इन एक्ट के साथ ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसे रेप कहा जाएगा प्रॉपरली। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। अगेंस्ट हर विल, नो डिज़ायर टू डू, अगर महिला की विल के बिना, उसकी इच्छा के बिना अगर ये एक्ट किया जाता है तो वो रेप है। विदाउट हर कंसेंट, महिला की कंसेंट लिए बिना, विदाउट हर परमिशन, उसकी परमिशन लिए बिना अगर उसके साथ किया जाए। विद हर कंसेंट, अब देखिए सेक्शन 90 जो है कंसेंट के बारे में बताता है, ये आईपीसी का सेक्शन है, इसे आप देख लीजिएगा, इससे आपको कंसेंट जो शब्द है उसका मतलब और क्लियर हो जाएगा। विद हर कंसेंट, अगर महिला की कंसेंट ले ली जाती है, अब वो कंसेंट किस टाइप की है देखिए। इफ़ कंसेंट रिसीव्ड बाय फोर्स पुटिंग हर और एनी वन इनटू फियर, उस महिला की जो कंसेंट है वो फोर्स से ली जा रही है। फोर्स कैसे, किसी पर्सन को जिससे वो केयर करती हो या प्यार करती हो, ऐसे पर्सन को फियर ऑफ डेथ और डेंजर और हर्ट, उसको लाइक मारने की धमकी दी जाए या उसको डेंजर में डाल दिया जाए, फिर अगर वो महिला वो कंसेंट देती है उस पर्सन को, ऐसी कंसेंट जो है नो कंसेंट समझी जाती है। इस ऐसी कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है। कंसेंट टेकन बाय इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंडनेस एक्सेट्रा मीन्स नो कंसेंट। और अगर महिला की कंसेंट जो है ऐसी सिचुएशन में उनसे ली गई हो कि वो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो ऐसी कंसेंट को भी नो कंसेंट माना जाएगा। ऐसी कंसेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विद हर कंसेंट, अगेन उसकी अगर कंसेंट ली जाती है, लेकिन कंसेंट किस टाइप से लिए, किस तरह से लिए, वो देखिए। वेयर अ मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड, जहाँ आदमी को पता है कि वो उस महिला का हस्बैंड नहीं है, बट वुमेन बिलीव्स दैट ही इज़ हर हस्बैंड, लेकिन उस महिला को ऐसा लगता है, उसे बिलीव है कि ये आदमी उसका हस्बैंड है। एंड देन शी गेव कंसेंट, और फिर अगर वो कंसेंट देती है फॉर इंटरकोर्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप, तो वो कंसेंट देती है इंटरकोर्स के लिए, तो ऐसी कंसेंट को जो है कंसेंट नहीं माना जाता, इस एक्ट को जो है रेप माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 5th, विद हर कंसेंट, फिर से कंसेंट ली जाती है, लेकिन कंसेंट की सिचुएशन देखिए। एट द टाइम ऑफ कंसेंट, सपोज लेडी इज़ अनसाउंड ऑफ माइंड, कंसेंट के टाइम पे जो है जो लेडी है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, दिमाग उसका इम्बैलेंस है। इंटॉक्सिकेटेड वेयर शी डोंट नो द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट, उस महिला को उसके जो एक्ट है जिसके लिए वो कंसेंट दे रही है उसका उसे नेचर नहीं पता है, या फिर उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है ऑफ दैट एक्ट फॉर विच शी इज़ गिविंग कंसेंट, उस जिस एक्ट के लिए वो कंसेंट दे रही है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है कि वो किस टाइप का है। द मैन हिमसेल्फ एडमिनिस्टर टॉक्सिकेटेड थिंग्स, अब महिला को जो टॉक्सिकेटेड थिंग्स है, चाहे आदमी ने खुद दी हो और थ्रू अदर पर्सन या फिर किसी और पर्सन से दिलवाई हो, सब्सटेंस कुड बी मेडिसिन और एनी अदर थिंग विच लॉस द सेंस ऑफ द माइंड। अब जो टॉक्सिकेटेड थिंग्स है वो किस तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शराब या ऐसी कुछ चीज़ हो सकता है कि वो मेडिसिन हो, उसे भी टॉक्सिकेटेड थिंग्स में दिए जाते वो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, उस चीज़ का इफ़ेक्ट ऐसा होना चाहिए दैट शी लॉस द सेंसेस ऑफ द माइंड, उसका जो दिमाग है वो सोचने समझने की शक्ति से परे हो जाए, इस तरह का कोई सब्सटेंस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, विद और विदाउट हर कंसेंट, अब फिर से उसकी कंसेंट हो या नहीं हो, ये देखिए। कंसेंट हैज़ नो वैल्यू इफ़ वुमेन इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर महिला जो है 18 साल से कम साल की कम उम्र की है, तो उसमें उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट इफ़ शी इज़ 18 ईयर्स देन हर फेयर कंसेंट मैटर्स, और अगर वो 18 साल की, लाइक ऑन हर बर्थडे, जब वो 18 की हो जाती है उस दिन अगर वो कंसेंट देती है तो उसकी कंसेंट जो है वैल्यू रखती है, राइट। नेक्स्ट देखिए 7, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जहाँ पर महिला अपनी कंसेंट कम्युनिकेट करने में असमर्थ होती है। साइलेंस नॉट डीम्ड टू बी कंसेंट, चुप रहना जो है कंसेंट नहीं माना जाता है। स्पीकिंग इज़ नॉट ओनली वे टू कम्युनिकेट कंसेंट, सिर्फ बोलकर बताना ही कंसेंट बताने का एक तरीका नहीं हो सकता है, बट एक्ट और बिहेवियर और कंडक्ट थ्रू ऑल्सो शी कैन कम्युनिकेट हर कंसेंट। अब चाहे वो कोई एक्ट हो या कोई बिहेवियर हो, जैसे सपोज करिए महिला जो है गूंगी है, बोल नहीं सकती है,
तो वो अपने बिहेवियर से या अपने तौर तरीके से किसी भी कंफर्टेबल वे में वो अपनी कंसेंट जो है कम्युनिकेट कर सकती है, बट सम डिफाइंड सर्टेन और क्लियर कंसेंट रिक्वायर्ड। लेकिन जो जिस एक्ट से वो अपनी कंसेंट कम्युनिकेट करती है वो एक डिफाइंड तरीका होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, राइट। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 इस सेक्शन की। अब वजाइना इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा विच मीन्स अपर और आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना, इट्स वेरी अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन 2, कंसेंट शुड बी क्लियर। अब कंसेंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एंड सर्टेन, और एक सर्टेन क्लियर कंसेंट होनी चाहिए जिसमें कोई किसी को कोई भ्रम ना पैदा हो सके कि भी शायद ये एक्ट कंसेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर और डिफाइंड होना चाहिए इसे। शी शेल हर सेल्फ गिव द कंसेंट, और उसे अपने आप खुद से वो कंसेंट देनी होती है। कंसेंट कैन बी इन एनी फॉर्म विच शोज हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। जो कंसेंट है वो उसकी विलिंगनेस शो करनी चाहिए कि दैट यस शी वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्ट, उस एक्ट में उसका पार्टिसिपेशन क्लियर करे, ऐसी कंसेंट होनी चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 1 देखिए, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन नॉट रेप। अब मेडिकल प्रोसीजर जो होते हैं जिसमें कई बार जो है डॉक्टर जो है महिला के प्राइवेट पार्ट को टच करता है और ऐसा कुछ, तो ऐसी चीज़ों को आप रेप नहीं कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेडी विजिट टू गायनिक फॉर अल्ट्रासाउंड। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, और वे मेल ऑपरेटर देयर, और कई बार अल्ट्रासाउंड वाले आपने देखा होगा मशीन पे कई बार मेल ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। सो ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर लेडी गो थ्रू दैट, सो दिस डू नॉट कंसिडर एज रेप। तो मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जो एक्ट किए जाते हैं जो लीगल होते हैं उन्हें आप रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ। अब वाइफ के साथ किया हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है रेप नहीं होता है, बट वाइफ शुड बी अबव 15 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन उसकी वाइफ का 15 साल से ऊपर की उम्र का होना ज़रूरी है। अगर वो 15 से कम की है तो उसकी कंसेंट कोई मायने नहीं रखते और वो रेप समझ लिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सपोज अ बॉय प्रॉमिस अ गर्ल टू मैरी हर बट ही प्रॉमिस विद मेलाफाइड इंटेंशन विच ही डोंट वांट टू फुलफिल। अब देखिए कोई आदमी किसी महिला से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, कि तुम मेरे साथ रहो, इस तरह का अगर वो प्रॉमिस करता है, सिर्फ किस लिए करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अगर इस तरह का प्रॉमिस कर देता है जिसमें उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है कि वो प्रॉमिस कोई पूरा करने वाला नहीं है, हाँ ही डिड ऑल दैट, और फिर उसके बाद अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस महिला के साथ, तो वो रेप कहा जाता है। ऑन हिज प्रॉमिस शी गेव कंसेंट, और उस प्रॉमिस पे वो कंसेंट के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वहाँ पर वो रेप होता है। एंड डिड एवरीथिंग देन इट इज़ रेप, राइट। बट इफ़ गर्ल नोज एवरीथिंग, लेकिन अगर लड़की को उसकी मेलाफाइड इंटेंशन पता है कि ये शादी तो करने वाला है नहीं, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए उससे प्रॉमिस कर रहा है, तो वहाँ पर अगर वो कंसेंट देती है देन इट इज़ नॉट रेप बिकॉज शी नोज एवरीथिंग, और फिर अगर वो कंसेंट के साथ उसके साथ करती है तो वो रेप नहीं समझा जाता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 376 इज अ पनिशमेंट पार्ट। अब 2013 अमेंडमेंट ने इसकी पनिशमेंट को बहुत रिगरस कर दिया था। तो देखिए क्या है, नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो नॉर्मल अगर कोई रेप का केस होता है उसमें कम से कम 7 साल की सज़ा तो मिलेगी, एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो सज़ा जा सकती है, एंड फाइन, और इसमें फ़ाइन भी लगता है। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है 376 का 376 का जो सेकेंड पार्ट है वो उस तरह के एक्ट्स बताता है जो ज़्यादा ग्रेव ऑफेंसेस माने जाते, लाइक ग्रेव एक्ट माने जाते हैं, कि रेप ऐसी कंडीशन में होना ही नहीं चाहिए जिन लोगों पे एक ड्यूटी होती है प्रोटेक्ट करने की महिला को, तो अगर वो लोग रेप कमिट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए उस सिचुएशन में उनकी जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए वो लोग कौन कौन से वो देखते हैं। इफ़ पुलिस ऑफिसर कमिट रेप, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो रेप कमिट करता है इन इट्स पुलिस स्टेशन और इट्स स्टेशन प्रीमाइसेस, अपने पुलिस स्टेशन में या स्टेशन के प्रीमाइसेस, लाइक पार्किंग एरिया हो गया, बरामदा हो गया, या जो भी स्टेशन के अंदर कवर होता है उस जगह पे अगर वो रेप करता है तो, और सच वुमेन इज़ इन इट्स कस्टडी, और वो महिला अगर उस आदमी उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, और कस्टडी
कस्टडी में है और कस्टडी इन ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर, और अगर वो उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर की भी कस्टडी में है तो अगर वो रेप करता है तो वो ज़्यादा ग्रेव समझा जाता है। अब पब्लिक सर्वेंट है, कमिट्स रेप ऑन वुमेन हु इज़ इन हिज कस्टडी और सबॉर्डिनेट कस्टडी, सेम थिंग। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है ऐसा काम करता है, रेप करता है, अपनी कस्टडी में है जो महिला उस पर करता है, या अपने सबॉर्डिनेट की कस्टडी में कोई महिला होती है उस पर अगर वो रेप करता है। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, कोई आर्म्ड फोर्स का पर्सन है, वेर ही डिप्लॉयड, कई बार लाइक किसी एरिया में दंगे हो जाते हैं, शांति करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है आर्मी को भेजते हैं वहाँ पर शांति करने के लिए, और अगर वो आर्म्ड फोर्स का जो पर्सन है और वो वहाँ पर जाकर किसी पे रेप कर देता है, उसको हम ग्रेव रेप में रखते हैं। और देखिए नेक्स्ट, एनी मैनेजमेंट, कोई संस्था, स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, देयर कमिट्स रेप। तो अगर ये ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ अगर रेप किया जाता है तो उसे ग्रेव ऑफेंस, ग्रेव एक्ट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। अब कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या स्टाफ है, कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इन दैट हॉस्पिटल, अपने उस हॉस्पिटल में कोई अगर महिला है उसके और उस पर अगर वो रेप करता है तो उसे इस कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव, इंसेस्ट केस, रिलेटिव्स लाइक ब्रदर, फादर, अंकल एक्सेट्रा। अब देखिए कई बार आपने इस तरह के केसेस सुने होंगे कि किसी फादर ने, ब्रदर ने या अंकल ने, जो महिला के बहुत करीबी खून के रिश्ते होते हैं, वो जब भी ऐसा रेप का एक्ट करते हैं, ये उन रिलेशंस की बात करता है। इंसेस्ट केस वही होते हैं जैसे भाई, अंकल, फादर, ये वाले जो रिलेशन होते हैं ये इंसेस्ट केस होते हैं। गार्जियन टीचर हु इज़ इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स वुमेन। अब जो गार्जियन होता है या टीचर होता है वो इस तरह की पोजीशन में होते हैं जो वुमेन के पूरे भरोसे वाले होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है उस महिला को प्रोटेक्ट करने की, और अगर वो ऐसा काम कर देते हैं, who had custody of that woman had responsibility to take care if he commits rape, तो वो ग्रेव एक्ट होता है। commits rape during violence, जैसे समाज में वायलेंस की सिचुएशन पैदा हो रखी हो और जहाँ पर लाइक भीड़ होती है और वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेती है सोसाइटी में, तो वो एक नॉर्मल रेप से ज़्यादा ग्रेव समझा जाता है। नेक्स्ट देखिए रेप ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, किसी प्रेग्नेंट महिला पर रेप होता है, वेयर ही नोज हर सिचुएशन, जहाँ पर उस आदमी को पता है कि ये प्रेग्नेंट है तब उस पर रेप किया जाता है। रेप ऑफ वुमेन हु इज़ अंडर 16 ऑफ एज, ऐसी महिला जो 16 साल से कम उम्र की है उसके साथ अगर रेप होता है। रेप ऑफ वुमेन हु इज़ इनकैपेबल टू गिव कंसेंट, और ऐसी महिला की जो कंसेंट देने में असमर्थ होती है, लाइक इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंड माइंड हो, माइनर एक्सेट्रा, जहाँ पर वो कंसेंट दे ही नहीं सकती है, तो अगर उसके साथ रेप होता है तो हु डोमिनेट और कंट्रोल द वुमेन इफ़ ही कमिट्स रेप। अब कोई ऐसा आदमी है जो उस महिला का लाइक उसकी इच्छाओं को डोमिनेट करता है, उसे कंट्रोल करता है, वो आदमी अगर रेप करता है। वुमेन हु इज़ फिजिकली और मेंटली डिसेबल, कोई महिला मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल हो। ड्यूरिंग रेप इफ़ मैन कोज ग्रीवियस बॉडीली हार्म, रेप के एक्ट के दौरान अगर वो आदमी उस महिला को ग्रीवियस बॉडीली हार्म करता है, मेम करता है, उसका शरीर का कोई अंग अगर ख़राब कर देता है, डिसफिगर कर देता है, एंडेंजर लाइफ टू द वुमेन, उस महिला की जान को ही खतरा पैदा हो जाता है अगर इस एक्ट से, तो वो भी एक ग्रेव एक्ट है। ये निर्भया वाला जो केस हुआ था उसके बाद से इसकी जो ये पनिशमेंट है इसको ज़्यादा लाइक ग्रेव कर दिया था, और ये जो क्लोज है उसी में ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ था। रिपीटेडली रेप ऑन द सेम वुमेन, एक ही महिला पर रिपीटेडली रेप किया जाए तो ये वो ऑफेंसेस है जहाँ पर इन्हें ग्रेव माना जाता है, और इनकी पनिशमेंट जो है जो फर्स्ट ए जो पार्ट था उससे ज़्यादा ग्रेव है। देखिए इन ऑल दीज केसेस B2N पनिशमेंट शेल बी नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो इन सभी में कम से कम 10 साल की होगी, पहले वाले में 7 साल की थी, इसमें 10 साल की पनिशमेंट है कम से कम, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, मीन्स रिमेनिंग एंटायर लाइफ, जो उस आदमी की बची हुई जितनी भी ज़िंदगी होगी वो सारी ही जेल में जाएगी, नेचुरल डेथ तक, जब तक वो नेचुरली उसकी डेथ नहीं हो जाती। और इस दौरान जो ये पनिशमेंट भुगत रहा होगा जेल में वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, और जिसमें फ़ाइन भी लगाया जाएगा उस पर राइट। तो ये ऑफेंस जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे किसी छोटी कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं होगा,
नॉन बेलेबल होगा क्योंकि कोर्ट से ही इसकी बेल ली जा सकती है, थाने से आप इसकी बेल नहीं ले सकते हो, एंड इट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके लैंडमार्क केसेस देखते हैं। पहला है इसका दिलीप सिंह आलियास दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इसमें सेक्शन 90 जो है कंसेंट जो वो एक्सप्लेन किया गया था कि जो कंसेंट है वो किस टाइप की होती है, किस तरह से ऑब्टेन की जाती है, उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट देखिए तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है बहुत ही क्रिटिसाइज्ड हुआ था, इसका जो जजमेंट है 1976 का केस था। दिस जजमेंट वाज क्रिटिसाइज। देखिए अ गर्ल वाज रेप्ड इन पुलिस स्टेशन। इसमें क्या होता है, जो महिला है उसका भाई जो एक पुलिस कंप्लेंट करवाता है कि इसकी बहन का जो किडनैप हो गया है, उसको सर्च करके लाइए। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उस महिला को जो है लेकर आता है और पुलिस स्टेशन में रखता है जहाँ उसका रेप किया जाता है। ये थे इस केस के फैक्ट्स। सो व्हेन शी वाज मेडिकली एग्जामिन्ड रिपोर्ट रिवील्ड दैट गर्ल हैड नो इंजरीज ऑन हर बॉडी। अब जब जो दो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो इसका रेप करते हैं, फिर उसके बाद इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये पता लगता है कि भी रिपोर्ट में कि महिला के बॉडी पे कोई भी इंजरीज के निशान नहीं थे, एंड हर हाइमन रिवील्ड ओल्ड रप्चर्स। और जो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जो डैमेज हो रखा था वो पुराने डैमेजेस से कोई उस टाइम का कोई उस पर डैमेज नहीं था। सीमेन वॉज नॉट फाउंड। जो सीमेन है उसकी बॉडी पे वो भी नहीं मिलता है, नीदर ऑन प्यूबिक hair or internal part, but however semen was found on her clothes। तो उसके इंटरनल पार्ट्स जो है बॉडी के उस पर भी या फिर प्यूबिक हेयर्स पर भी सीमेन नहीं मिलता है, लेकिन जो बाद में ये देखा जाता है कि जो उसके कपड़ों पर जो है सीमेन के कुछ स्टेन्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज सेशन कोर्ट हेल्ड दैट। इसमें सेशन कोर्ट क्या कहती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रेप। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में और रेप करने में जो है एक डिफरेंस है। डिसाइडेड दैट शी हरसेल्फ सरेंडर्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड शी इज़ हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें महिला ने खुद से अपने आप सरेंडर किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, वो रेप नहीं था और वो हैबिचुअल है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो उस पर रेप प्रूव नहीं होता है। फिर अपील होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है तुकाराम को कन्विक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, और गणपत जो है सेकंड पर्सन होता है इसमें, अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी इन्हें कन्विक्ट कर देते हैं। और कोर्ट एक्सप्लेन करता है कंसेंट एंड पैसिव सबमिशन, पैसिव और हेल्पलेस सरेंडर ऑफ बॉडी इज नॉट कंसेंट। मजबूरी में आकर सरेंडर अगर वो करती है या लाइक जोर ज़बरदस्ती से अगर उसको सरेंडर किया जाता है वो पैसिव सबमिशन है, उसे कंसेंट ना समझा जाए, राइट। सो इसमें नेक्स्ट है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन वाज अगेन रिवर्स। जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसे रिवर्स कर दिया गया एंड डिसाइडेड दैट द इंटरकोर्स वाज ए पीसफुल अफेयर। और इसने डिसाइड किया था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो एक पीसफुल अफेयर था। स्टोरी वाज फुल ऑफ लाइज। कोर्ट ने कहा कि जो इस महिला की जो स्टोरी है वो बहुत सारे झूठ से भरी हुई है। देयर वर मैनी सस्पेक्ट्स अपॉन द एविडेंस। जो भी एविडेंसेस वहाँ प्रोड्यूस किए गए थे उन पे बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे। एंड द स्टोरी ऑफ वुमेन एंड ऑन जस्ट रिलाइंग अपॉन द स्टोरी ऑफ वुमेन कैन नॉट ब्रॉट एनी चार्ज ऑफ रेप अपॉन दीज कन्विक्स। सो सिर्फ स्टोरी पर रिलाई करके आप कन्विक्स पे रेप के चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए निर्भया केस, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013 का अमेंडमेंट जिसने किया था, ये वो केस है। दिस वॉज हैपन इन 2012, 2012 का ये एक्ट था। When a girl was beaten, gang raped and tortured by 6 people in private bus. Later on girl was died due to injuries। इसमें जो महिला जो मर गई थी, वो जो एक्ट था इतना ग्रेव था कि वो जिंदा नहीं रह पाई और इस कारण से उसकी डेथ हो गई। एक्यूज गॉट अरेस्टेड। वन एक्यूज राम सिंह डाइड इन जेल बिकॉज ऑफ सुसाइड। जो इसमें एक एक्यूज था वो उसने जेल में ही सुसाइड कर ली थी। 1 पर्सन वॉज माइनर, और एक जो था उसमें से माइनर था। सो ही कन्विक्टेड अंडर जुवेनाइल एक्ट एंड सेंटेंस फॉर 3 years। तो उसको जुवेनाइल एक्ट में रखा गया और 3 साल की उसकी पनिशमेंट की गई थी। 4 अदर एडल्ट्स, तो बाकी बचे 4, सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। तो कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस ऑर्डर किया था। देन अपील टू दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड द डेथ सेंटेंस सेम। हाई कोर्ट ने भी सेम उनकी डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया। 18 December 2019 सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द फाइनल अपील। अब डेथ सेंटेंस तो कोर्ट ने दे दिया था, फिर वो लोग क्या करते थे, 1 by 1 जो है अपील किया करते थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट केस में, या फिर जो मर्सी पिटिशन है, रिव्यू पिटिशन है, इस तरह की चीज़ों की हेल्प लेके, ताकि उनकी
जो फांसी की जो सज़ा है वो उसे फुलफ़िल ना हो पाए, इसलिए वो डिले करने के लिए इस तरह के काम कर रहे थे। नेक्स्ट इज 7th of January 2020 जज इन न्यू दिल्ली इशूड डेथ वारंट फॉर ऑल द 4 कन्विक्ट्स। तो उस दिन फिर डेथ वारंट को इशू कर दिया गया था कोर्ट ने। They again filed mercy petition which was also rejected. On 17th of January 2020 second death warrant was issued, but till today's 4th of March 2020 तो बार बार ये पिटिशन फाइल करने का नुकसान ये हुआ कि उनकी जो डेथ वारंट है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो जो होनी तो है ही, एग्जीक्यूट होनी है, बट इसमें डिले हो रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो जैसे इसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं अपनी वीडियो को अपडेट कर दूँगी। तो देखिए इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो सेक्शन 375 के लिए और आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए, डिले इन लॉजिंग एफआईआर, अगर रेप का कोई केस होता है उसमें एफआईआर जो है लॉन्च करने में डिले हो जाता है तो वो आपके केस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ये है पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1985 का ये केस था। नेक्स्ट, वेयर द डिले इन लॉजिंग द एफआईआर is properly explained, it has no adverse effect on the prosecution case। जहाँ पर आप जो डिले है उसका अगर कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते कि ये डिले क्यों हुआ है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली विद हर कंसेंट, महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ उसकी कंसेंट से होता है। विक्टिम ऑफ रेप एग्जामिन बाय लेडी डॉक्टर, मतलब जो लेडी डॉक्टर है वही जो है उसे एग्जामिन करते हैं। एक्यूज एग्जामिन अंडर सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी, और एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन जो है सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी के अंडर होता है। बट एक्यूज्ड कैन ऑल्सो डिमांड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन, लेकिन जो एक्यूज्ड है वो भी डिमांड कर सकता है कि महिला का भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो इफ़ शी डिनाई फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिसअप्रूव हर एलिगेशन। क्योंकि कई बार जो है देखिए फेक केसेस भी लगा दिए जाते हैं रेप के, वहाँ पर एक्यूज जो है डिमांड कर सकता है अपनी 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 सच्चाई को बताने के लिए, वहाँ पर वो डिनाई नहीं कर सकती है। देखिए, कैरेक्टर ऑफ रेप विक्टिम, अब महिला के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते हैं अगर कोई रेप विक्टिम है तो। दिस इज गिवन इन सेक्शन 146 क्लोज 3 एंड सेक्शन 155 clause 4 of evidence was deleted because character of the rape victim cannot be questioned। तो उसके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल दिस सेक्शन 375 एंड 376। सो आई होप कि समझ आया होगा और मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।